हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट क्लासेस। हम पढ़ेंगे पॉलिटी या संविधान। पॉलिटी जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है भारत का संविधान, ठीक, या राज्य व्यवस्था। क्यों? क्योंकि संविधान क्या है? मूल विधि है, विधियों की विधि है, सर्वोच्च विधि है। और राज्य व्यवस्था का इससे क्या संबंध है? क्योंकि संविधान होता क्या है? संविधान होता है जो कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का मूल ढांचा तैयार करता है या मूल ढांचा बताता है। इस मूल ढांचे से ही जो उस देश की जनता है वो शासित हो रही है। इसके अलावा संविधान का क्या कार्य है कि ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के कार्यों को विभाजित करता है, उन्हें दायित्व सौंपता है, उनकी ड्यूटीज, उनकी लायबिलिटीज, उनके राइट्स सब डिसाइड करता है। और ये बताता है कि जनता के साथ उसके क्या संबंध होंगे, यानी विधि कैसे जनता को रेगुलेट करेगी या जनता विधि को कैसे प्रभावित करेगी। तो फिलहाल हमें सबसे पहले चूंकि भारत का संविधान पढ़ना है तो हमें यह देख लेना चाहिए कि ये जो भारत का संविधान है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है भारत का संविधान, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 393 में दिया गया है। ये एक प्रश्न बनता है आपका कि भारत का संविधान या जो संविधान है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है भारत का संविधान। और ये देखिए, ये इसका नेम है, जिसका ये नेम क्या कहीं लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 393 में या 393 में, आर्टिकल 393 में ये बात मेंशन की गई है। ध्यान देंगे और इसे याद रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि इसमें है, इन सब में एक्चुअली क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले भाग हैं, फिर उनके अंदर अनुच्छेद हैं और कुछ अलग से अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिएगा कि भाग है, भाग के अंदर अनुच्छेद हैं और अलग से कुछ अनुसूचियां हैं या शेड्यूल्स हैं। भाग पार्ट बोलेंगे इंग्लिश में, अनुच्छेद को आर्टिकल्स बोलते हैं और अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 395। और कितनी अनुसूचियां या शेड्यूल हैं? तो 12। ये आपका प्रश्न होता है, इसे भूलिएगा नहीं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ। एक्चुअली हमारे संविधान को आप जानते ही हैं और ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी, आने वाले क्लासेस में बताऊंगी। संविधान का इतिहास भी बताऊंगी कि कैसे ये बना, कैसे आया, लागू हुआ, ठीक। क्योंकि ये हमारे देश की किसी कंट्री की, हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता है। तो हमारे देश का संविधान ये है, यानी सर्वश्रेष्ठ विधि, सबसे बड़ी विधि, और सारी विधियां इसी से शक्ति पाती हैं, इसके अधीन बनती हैं। सब चीजें हम एक के बाद एक देखते जाएंगे क्या कैसे। पहले आप सिर्फ ये देखें कि ये लागू कब हुआ। हम ऐसे पढ़ते जाएंगे जिनसे हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हों, ठीक है। बाकी डिटेल में सब आगे बताते जाएंगे। लागू हुआ है ये 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ। कौन सी डेट है? 26 जनवरी 1950। कुछ उपबंध, यानी हमारे ये इतने बड़े जो पार्ट्स आपने देखा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का ही है, जिसको कि हम संविधान की विशेषताओं में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जबकि इसके कुछ उपबंध, कुछ आर्टिकल्स ये आपके लागू हो गए थे कब? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। ये प्रोविजन, क्या ये प्रावधान कहीं लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है। कहाँ लिखा है? ये आपके लिखा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 394 में, ठीक है। 394 में ये बात लिखी हुई है कि
कि जो ये कुछ अनुच्छेद थे, जिस दिन आपका और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। यानी कब ये बना था? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। तो उसी दिन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 7, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393 ये तुरंत के तुरंत लागू हो गए थे। ठीक, और बाकी प्रोविजंस या बाकी उपबंध कब लागू हुए थे? तो ये आपकी नेक्स्ट डेट है 26 जनवरी 1950 को, जिसको भी हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में तब से मना रहे हैं इस डेट को। इसीलिए हम इसे 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी बाकी प्रोविजंस जो है वो लागू हुए थे। ठीक है, अब हम देखें कि संविधान क्या है। ठीक, तो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी देश या कंट्री या राज्य बनती कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, राज्य के बनने के लिए छोटी सी बात जाने कि एक भूखंड होना चाहिए, कम से कम एक भूखंड हो। उस भूखंड में क्या हो? जनता हो, पॉपुलेशन हो, कुछ लोग रहते हो, जनता हो वहां। इसके बाद उस जनता की अपनी क्या हो? सरकार हो। और वो सरकार कैसी हो? प्रभुत्व संपन्न हो। इस वर्ड को मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, थोड़ा वेट करें। प्रभुत्व संपन्न हो, जब ये चार तत्व होते हैं तब मिलके बनता है राज्य। राज्य क्लास, ये बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन है, प्री में भी आता है, छोटे से छोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य स्टेट का गठन कैसे हो रहा है? तो जब एक लैंड हो, वहां पर जनता हो या पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, और वो कैसी हो? सॉवरेन हो, सॉवरेनिटी हो वहां पे, यानी प्रभुत्व संपन्नता हो, प्रभुत्व संपन्न हो। कौन हो? सरकार हो। तो एक छोटी सी बात मैं आपको यहां बता दूं कि प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। तो ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य कोई भी निर्णय, चाहे देशी मामलों के हों या विदेशी मामलों के, कैसे भी प्रकार के मामलों के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः क्या हो? स्वतंत्र हो और किसी अन्य देश के अधीन ना हो। इस पर कोई दबाव ना हो कि वो कैसा डिसीजन लेगी या कैसा निर्णय लेगी। ठीक है, अच्छा क्लास, तो क्या ये भूखंड, जनता, सरकार और प्रभुत्व संपन्न के हो जाने से ही क्या राष्ट्र का निर्माण होता है? नहीं। आपके बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन है, हाई लेवल के एग्जामिनेशंस में भी पूछते हैं कि राष्ट्र का निर्माण फिर कब होता है। तो जब इसमें एक पांचवा तत्व मिल जाता है, एकता। ये एकता देख रहे हैं आप, जैसे ही ये पांचवा तत्व मिलता है ये बन जाता है राष्ट्र, यानी नेशन। ठीक, और जब एक राष्ट्र बन गया, एक देश बन गया, तो उसके पास अपने जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको चलाने के लिए, है ना, तो भाई विधि होनी चाहिए कि कैसे नियम कानून बनेंगे, तभी तो किसी भी देश का व्यवस्था चल सकती है। कैसे नियम कानून होंगे, कौन सी चीजें अपराध होंगी, क्या करना है क्या नहीं, जो कि समय समय पर बदले भी जा सकते हैं सामाजिक परिस्थितियों के बदलने के हिसाब से। तो अब बात आती है कि मेन लॉ, जो मेन विधि है, मूल विधि है, या जो विधियों की विधि है, सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन होती है या संविधान होती है। तो जनरली संविधान क्या है? एक प्रश्न बनता है। तो ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है जिससे क्या होती है? जनता शासित होती है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, देखिए ध्यान से देखें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या करता है? स्थापना करता है। और क्या करता है? इनको दायित्व देता है, इनको शक्तियां प्रदान करता है और जनता के साथ संबंध का विनियमन करता है या विनिश्चय करता है कि कैसे इनकी जनता के साथ संबंध होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। बहुत से लोग इसमें आप लोग जानते भी होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे। तो विधायिका क्या है? विधायिका है जो राष्ट्र की विधि का निर्माण करती है। विधि बनाने वाली बॉडी को या विधि बनाने वाले, लॉ बनाने वाली बॉडी को या विधि बनाने वाले अंग को हम बोलते हैं विधायिका। कार्यपालिका, विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इसमें कौन आता है? जो विधि आपकी विधायिका ने बना दी
ठीक, जो विधि विधायिका ने बना दी, जैसे विधायिका में हमारी संसद आ रही है, राज्यों के विधानमंडल आ रहे हैं, ठीक, उस विधि को लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका करती है। इसका मतलब कार्यपालिका में सरकार आएगी, ये विभिन्न नीतियों को बनाती है, योजनाओं को बनाती है, जिससे उन विधियों को ये लागू करवा सके। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका में आपके कौन आ गए, आपकी गवर्नमेंट आ गई, जो कि इन्हें लागू करवाती है। ये रही कार्यपालिका, इनके गवर्नमेंट के अंदर में सारी चीजें आ जाएंगी। न्यायपालिका में आइए आप, जो कि हमारी कंट्री में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री में एक सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? इसके अलावा विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और अन्य जिलों में क्या है, जिला न्यायालय है और अन्य न्यायालय है। तो विधायिका विधि का निर्माण करती है, इसमें संसद और राज्यों के विधानमंडल आएंगे। कार्यपालिका इन्हीं विधियों को लागू करवाती है, जैसे कि सरकार नीति योजनाएं वगैरह बना के, इसमें सरकार आएगी हमारी। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या कार्य है? ध्यान दे, न्यायपालिका का कार्य है कि जो विधायिका ने विधि बनाई, जो विधायिका ने विधि बनाई वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, नंबर 1, क्योंकि विधि कोई भी हो लेकिन वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, सर्वोच्च विधि या विधियों की विधि का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका का कार्य ये है कि विधायिका ने जो विधि बनाई वो 2 बातें, नंबर 1, क्या संविधान के अनुकूल है या संविधान के किसी उपबंध या प्रोविजन का उल्लंघन तो नहीं कर रही, ठीक। नंबर 2, क्या जो संविधान में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, उनको कम तो नहीं कर रही, उनका वायलेशन तो नहीं कर रही। तो न्यायपालिका ये देखेगी। फिर देखेगी कार्यपालिका, न्यायपालिका भी देख रही है कार्यपालिका को कि कार्यपालिका जो भी नीति या योजनाएं बनाती है, ठीक, वो संविधान के अनुकूल है या नहीं, या व्यक्ति या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, उन्हें कम तो नहीं कर रही और ठीक प्रकार से लागू कराई जा रही है कि नहीं, ये काम न्यायपालिका का है। विधि को लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का, विधि बनाने का कार्य विधायिका का, और ये देखना कि ये अपने अपने काम सही से कर रहे हैं, संविधान के अनुकूल कर रहे हैं कि नहीं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को या नागरिकों के, मैं बताऊंगी मैं व्यक्ति और नागरिक अलग अलग क्यों बोल रही हूं, क्योंकि व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा और नागरिकों में कौन आएगा, जो भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो न्यायपालिका ये भी देखेगी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो और इसके साथ साथ ये व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। और क्या करेगी, अगर कोई अपराध होता है देश या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या समाज में या राज्य में कहीं भी, तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को या समाज को क्या दिलाने का कार्य, अपराधी को सजा दिलाने का कार्य और पीड़ित को एक रेमेडी या उपचार दिलाने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए संविधानवाद क्या है। संविधान जानने के बाद हमें देखना है कि संविधानवाद क्या, एक प्रश्न बनता है। ध्यान से देखेंगे, मेरी हर एक बात में कोई ना कोई प्रश्न है। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, इसको जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे या जनरली हैं ही इंपॉर्टेंट, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसमें से आपको ढेरों क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपके। संविधानवाद क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था जो या और सरकार, ठीक, दोनों, देश की राजनीतिक व्यवस्था और सरकार ये संविधान के अनुसार हो या संविधान के अनुसार चले। संविधानवाद का मतलब कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अनुकूल ही सारी चीजें हो, संविधान सर्वोच्च रहे, मूल विधि या विधियों की विधि है संविधान, मैंने आपको पहले भी बताया। और कैसे ये चीज रेगुलेट होगी, नियमित होगी, संविधानवाद कैसे लागू कराया जा सकता है अपने देश में,
तभी लागू हो सकता है जबकि संविधान कैसा है, लिखित है। क्यों? कोई भी संविधान के उपबंधों का उल्लंघन हुआ तो चीजें लिखित रूप में मौजूद हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार कैसी हो, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो कंट्री में। क्यों? क्योंकि अगर सरकार विधियों का उल्लंघन कर रही है या संविधानवाद नहीं लागू कर रही, संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो भारत की जनता उस सरकार को हटा सकती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो मेन पावर है, डेमोक्रेसी में मेन पावर, जो मुख्य शक्ति है, वो किसके पास है? हमारे आपके पास है, जनता के पास है। यानी संविधान की जो मूल शक्ति है वो किसमें निहित है? हम लोगों में, हम जनता में ये निहित है। इसको भी बताएंगे आगे। अब आइए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। देखिए स्टूडेंट्स, की उद्देशिका जनरली, जैसे कि आप प्रस्तावना भी बोलते हैं या प्रीएम्बल इंग्लिश में बोला जाता है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल होता क्या है? ये एक तरह से क्या है, ये वो एक फॉर्म है या वो चीज है जो आपको पूरे संविधान की ब्रीफ में, संक्षेप में बात बताता है। मैं बहुत सामान्य शब्दों में आपसे बता रही हूं कि इस संविधान में कहा क्या गया है, बताया क्या गया है, या संविधान कहना क्या चाहता है, या इसके अंदर, इसीलिए क्या एक तरह से संविधान की आत्मा है। क्योंकि मेन संविधान की बात, संविधान क्या कहना चाहता है, वो आपको इसी में मिलेगी, उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रीएम्बल में। तो जनरली ये उद्देश्य प्रस्ताव, कैसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, कैसे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रीएम्बल आई है, तो हम देखेंगे कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ध्यान दें, किसको संविधान में उद्देशिका बनाया गया या माना गया? तो ये जो उद्देशिका थी, ये पंडित नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है, जिसको कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। ठीक, ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन रहता है, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो उसी को, यानी उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका बना दिया गया। क्या अब बात ये आती है कि क्या ये उद्देशिका संविधान का भाग है? इस पे क्वेश्चन है। यस, ध्यान रखें, संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल ये संविधान का भाग है। किस केस में कहा गया है? ये क्वेश्चन रहता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ये 1973 का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का केस था। केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973, एससी से, ये हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से है, जो कि दिल्ली में है। क्या, अच्छा, ये तो बात का निर्णय है। 1960 में एक निर्णय था, इन री बेरुबारी केस या बेरुबारी केस भी आप याद रख सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है, तो नहीं है तो इसमें कोई संशोधन या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में ये निर्णय आया, यानी फाइनली आप किसको मानेंगे? केशवानंद भारती को मानेंगे, क्योंकि ये बाद का निर्णय है, 1973 का निर्णय है। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसलिए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। क्यों चेंजेस किए जाएंगे? सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, बदलती जो भी कंडीशंस हैं, सोसाइटी की जो डिमांड है, जो मांग है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। इवन ऑफ यहाँ तक कि आप उद्देशिका में भी चेंजेस या अमेंडमेंट या संशोधन कर सकते हैं या देख सकते हैं। आप इन द सेंस कि पार्लियामेंट या संसद कर सकती है। आप कहने का मतलब, चूंकि यहाँ मेन शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है, जो कि अपने प्रतिनिधियों को ही चुनकर या मताधिकार के द्वारा कहाँ भेजती है? गवर्नमेंट में भेजती है या सरकार भेजती है या संसद भेजती है। तो संविधान में संशोधन हो सकता है। हाँ, एक बार ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
इसमें एक ही बार हुआ है संशोधन, ये ध्यान रखेंगे, एक ही बार हुआ है संशोधन, हो सकता है एक बार जो हुआ है अब तक 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी तक कोई शब्द इसमें घटाया या हटाया नहीं गया है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन से तीनों शब्द थे ये भी आप याद रखेंगे। तो संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, एक नजर इस पर डाल के आज हम क्लास को ऑफ करेंगे। तो हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। नंबर 1, भारतीय जनता को किसको दिया गया है ये अधिकार, भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है। क्या दिलाना है, अधिकार, किसको, भारतीय जनता को। 4 बातें हैं जिनमें चारों में से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। नंबर 1, न्याय, भारतीय संविधान का जो मूल उद्देश्य है न्याय दिलाना। कैसा न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता दिलाना, किस प्रकार की स्वतंत्रता, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, यानी आप कोई भी धर्म हो उसको मान सकते हैं, कोई विश्वास, अपना जो भी विश्वास है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन है कि आप अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। विचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है समानता दिलाना, कैसी समानता, पद की, अवसर की समानता। नेक्स्ट है बंधुत्व, तो क्या, किस लिए बंधुत्व, ये जो बंधुत्व की बात, बंधुत्व सेंस की भाईचारा हो, किस लिए हो, व्यक्ति की गरिमा से बनी रहे और राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व का को भी सपोर्ट किया गया है। तो ये क्या क्या दिया गया है भारतीय जनता को, कौन कौन से अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और बंधुत्व में कौन कौन, गरिमा और एक, राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। समानता में क्या, पद और अवसर की समानता। स्वतंत्रता में क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। और न्याय में चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, ये आपको दिलाने की बात ही गई है। अब क्लास ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना ये डिटेल में है, जिससे कि हम बाद में देखेंगे ये क्या कहती है और इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।